हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के स्वरूप। इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप नामक चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। भाग 1 और भाग 2 में हमने प्रमुख रूप से क्या जाना कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र कौन से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद दूसरे भाग में हमने ये देखा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, लोग प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र में और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में आते रहते हैं। आज की क्लास में हमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में समझना है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है समझते हैं। किसी भी व्यक्ति या फिर परिवार की संपन्नता को जानने में आय को एक उपयोगी कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार की संपन्नता आपको देखनी है तो आय एक प्रमुख फैक्टर है उसकी संपन्नता को देखने के लिए। जीवन जीने के लिए आय ही सब कुछ नहीं है। हालांकि जीवन जीने के लिए आय ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन फिर भी इसे व्यक्ति या परिवार के कल्याण का एक प्रभावशाली कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार का कल्याण, चूंकि उसकी बेसिक जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं प्रमुख रूप से आय से, पैसे से प्राप्त होती है, तो इसीलिए उस व्यक्ति या परिवार के कल्याण का एक प्रभावशाली कारक आय को माना जाता है। व्यक्ति या परिवार की भांति ही एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है और राष्ट्र की कल्याण की स्थिति, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति देखने के लिए भी आय एक इंपॉर्टेंट कारक माना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। हमें किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की आय की गणना करनी है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो वो क्यों जरूरी है पहले हम वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का बोध होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय निकाल के हम उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आर्थिक विकास के तत्वों का ज्ञान होता है कि आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है, यह हमें राष्ट्रीय आय से मालूम चलता है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सहायक है। भाई राष्ट्रीय आय प्राप्त करोगे तो हमें किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर यह पता चलेगा कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है, आज की हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तुलना भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 देश है, एक देश का नाम है ए और दूसरा देश के नाम है बी। इसकी राष्ट्रीय आय निकालो और इसकी भी राष्ट्रीय आय निकालो। पता चला कि ए देश की राष्ट्रीय आय कम है और बी देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, तो एक दृष्टिया हम ऐसे कह सकते हैं कि बी जो है वो आर्थिक स्थिति के मामले में ए से मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय को समझते हैं। किसी भी राष्ट्र में एक निश्चित अवधि, कोई भी एक देश है उसमें एक निश्चित अवधि यानी कि निश्चित समय, एक फिक्स समय, जो कि जनरली एक वित्त वर्ष होता है। एक वित्त वर्ष मतलब कि भारत में एक वित्त वर्ष को लिया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 2020 का 1 अप्रैल से लेकर 2021 यानी अगले साल के 31 मार्च तक का जो समय कहलाएगा वो भारत में एक वित्त वर्ष कहलाएगा। जनरली हम एक वर्ष 1 जनवरी से उस साल के 31 दिसंबर तक को मानते हैं, लेकिन वित्त वर्ष में क्या तारीख रहेगी, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च, ये वित्त वर्ष माना जाता है भारत में। तो इसी एक वित्त वर्ष में जनरली किसी राष्ट्र में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं पैदा हुई है, अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं जो पैदा हुई है उसका मूल्य ऐड कर लोगे तो वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आ जाएगा। देश के सभी साधन आपसी सहयोग से जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। भाई देश में उत्पादन करने वाले अलग अलग साधन होते हैं, वो मशीन भी हो सकती है, पूंजी भी हो सकती है, श्रमिक भी हो सकते हैं, जमीन भी हो सकती है। कोई भी चीज, कोई भी साधन जितना ज्यादा उत्पादन में योगदान देगा, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, मूल्य वृद्धि उतनी ज्यादा होती जाएगी। इस मूल्य वृद्धि में सभी साधनों के स्वामियों का हिस्सा होता है। ये जो मूल्य वृद्धि हुई है उत्पादन में, ये जो बढ़ोतरी हुई है, जितनी भी बढ़ोतरी हुई है उसमें उत्पादन के सभी साधनों का योगदान होता है, तो फिर उसको रिटर्न में कुछ चीजें भी देनी पड़ेगी। साधनों को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। जिन साधनों का जितना ज्यादा योगदान होगा
उनको उतना ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे कि भूमि का उपयोग होगा तो उसको दिया जाने वाला पुरस्कार लगान कहलाएगा, श्रम का यूज होगा तो श्रम को दिया जाने वाला पुरस्कार मजदूरी कहलाएगा, पूंजी का यूज होगा तो पूंजी को दिया जाने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाएगा, और उद्यमी जो ये सारे काम कर रहा है उसको बदले में क्या पुरस्कार मिलेगा? लाभ की प्राप्ति होगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो साधनों के द्वारा, ये जो अलग अलग साधन अभी हमने देखे, उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वही साधनों को वापस आय के रूप में प्राप्त हो जाता है। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा आय प्राप्त होगी। इसी प्रकार एक देश के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। तो उत्पाद और आय एक तरीके से समान होगा, जितना ज्यादा उत्पाद होगा उतनी ज्यादा आय होगी। आगे बढ़ते हैं। एक वित्त वर्ष वापस याद कीजिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का समय भारत में एक वित्त वर्ष कहलाता है। तो एक वित्त वर्ष में देश के सभी साधन उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करते हैं। ये तो अभी हमने देख लिया, कोई भी चीज का उत्पादन करना होगा तो उत्पादन के जो अलग अलग साधन है वो सब मिलके सहयोग करेंगे। इनके इस योगदान के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसी को राष्ट्रीय आय कह दिया जाता है। उत्पादन के साधनों से जो उत्पादन हुआ और बदले में उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त हुई उनको जब जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। पूरे भारत के संदर्भ में ये बात हो रही है और कितने सालों की बात हो रही है? 1 साल। कौन सा साल? एक वित्त वर्ष, एक वित्त साल। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय का मतलब होता है घरेलू आय। घरेलू आय मतलब कि देश की सीमाओं के अंदर उत्पाद से होने वाली आय। भारत की सीमा के अंदर जो जो प्रोडक्शन किया है, जो जो उत्पादन किया है, उनसे वापस जो आय प्राप्त होती है वो घरेलू आय कहलाती है। तो घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त, दूसरे देशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है, उन दोनों को जोड़ दोगे तो राष्ट्रीय आय कहलाएगी उस देश की। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। अब इस राष्ट्रीय आय के भी अलग अलग रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। कौन कौन से ये आय अवधारणा है? पहला है सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी। जीडीपी भी राष्ट्रीय आय का ही एक अवधारणा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद ये भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आती है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय आय के अलग अलग रूप है। एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है। तो एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी ये सभी अवधारणाएं एक अर्थव्यवस्था की आय को ही बताती है। इन सब से इंडिविजुअली कुछ ना कुछ राष्ट्रीय आय के बारे में मालूम पड़ता है। राष्ट्रीय आय को मापने हेतु सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को ही अधिक उपयोग में लिया जाता है। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के अलग अलग रूप है। इसमें ये जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और शॉर्ट में इसे कहा जाता है जीडीपी। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए मुख्य रूप से इस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ही मुख्य रूप से यूज लिया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं में, घरेलू सीमाओं मतलब बाउंड्री, भारत की बात करें तो भारत की जो बाउंड्री है उसमें एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य आएगा उसका योग करोगे, वो आंकड़ा क्या कहलाएगा? जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्त वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी साल का 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च एक वित्त वर्ष। उसमें क्या करना है? भारत की घरेलू बाउंड्री, भारत की घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं पैदा हुई है उन वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम रूप में देखना है और फिर उनका जो मौद्रिक मूल्य आया उसका योग कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाएगा। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है, उसको निकालेंगे कैसे? राष्ट्रीय आय में यदि जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, किसी देश की राष्ट्रीय आय में यदि जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो जो आंकड़ा निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति इतना कमा रहा है, लेकिन आंकड़े के अनुसार इसे प्रति व्यक्ति आय कह दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की सहायता से आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का मापन ठीक से किया जा सकता है। एक होती है राष्ट्रीय आय, एक होती है प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रति व्यक्ति आय की सहायता से हम देख सकते हैं कि आर्थिक कल्याण और आर्थिक विकास कैसे हुआ है किसी भी देश में। भारत में
राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये तो अब हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना से संदर्भ में भारत में क्या क्या चीजें हुई है। स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कोई सरकारी संस्था नहीं थी। आजादी से पहले 1947 से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना दादा भाई नेरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में की गई थी। नाम आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किन्होंने की थी? दादा भाई नेरोजी, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके द्वारा कब की गई? 1868 में। याद कैसे रखोगे? आपको जानकारी होगी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके लगभग 10 या 11 साल बाद दादा भाई नेरोजी द्वारा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई। इसके पश्चात कई अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाए। इनके बाद तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तो स्वतंत्रता के पश्चात, भाई ये तो 1868 की बात हो गई, स्वतंत्रता से लगभग 90 साल, 80-90 साल पहले। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा श्री पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में, अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके 2 साल बाद भारत सरकार ने श्री पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय समिति कब? अगस्त 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में। किसने बनाई? ये भारत सरकार ने। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट 1955 में, 1949 में इस समिति का गठन हुआ। इसके करीब 6 साल बाद में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके द्वारा, इस रिपोर्ट द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य एक संगठन को सौंपा गया जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोला गया है सीएसओ। वापस एक बार बात कर लेते हैं। अगस्त 1949 भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में? पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में क्या किया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। अब इस राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसके करीब 6 साल बाद 1955 में। और इस समिति द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई। बोला गया कि राष्ट्रीय आय की गणना यह संगठन करेगा। कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोला जाता है इसे सीएसओ। तो सीएसओ 1955 से प्रतिवर्ष हर साल भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? सीएसओ। कब से कर रहा है? 1955 से ही। आगे बढ़ते हैं और कुछ पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ये क्वेश्चन किस पे आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का और टोटल पाठगत प्रश्न का 12वां क्वेश्चन, क्योंकि 11 क्वेश्चन अभी तक हम 2 भागों में देख चुके हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का बोध किस कारक से मालूम होता है? किसी भी देश की आर्थिक प्रगति देखनी है तो हमें इन चारों में से किन कारक को देखना होगा? ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है राष्ट्रीय आय, सी है जनसंख्या को देखना पड़ेगा, डी है घरेलू उत्पाद को देखना पड़ेगा। तो अभी हमने समझा था कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को देखना है तो हमें प्रमुख रूप से उसकी राष्ट्रीय आय को देखना पड़ेगा। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करनी हो तो किस आधार पर करेंगे? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि एक देश है ए, एक देश है बी, दोनों की आर्थिक स्थिति की तुलना करनी है तो हमें प्रमुख रूप से क्या देखना होगा? इन दोनों देशों की राष्ट्रीय आय देखनी पड़ेगी। तो कोई भी 2 देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करनी हो तो हम किस आधार पर करेंगे? राष्ट्रीय आय के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक वित्त वर्ष से आप क्या समझते हैं? एक वित्त वर्ष मैंने बताया, एक वर्ष मतलब जनरली हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेते हैं, और एक वित्त वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक का समय। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय क्या कहलाता है? भारत में प्रमुख रूप से वो वित्त वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसने की थी? ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किन्होंने की थी? मैंने बताया आपको कि 1857 की क्रांति के लगभग 10-11 साल बाद किन्होंने की? दादा भाई नेरोजी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पीसी महलनोबिस किस समिति के अध्यक्ष थे?
मैंने बताया कि आज़ादी के लगभग 2 साल बाद एक समिति बनी थी, भारत सरकार द्वारा वो समिति बनाई गई थी। पीसी महलनोबिस उसके अध्यक्ष थे। उस समिति का नाम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति। तो ये थे पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।